Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 5th February 2022 and today's important questions for upcoming nursing jobs exams are: first question. A patient has a diagnosis of left ventricular failure and a high pulmonary capillary wedge pressure. The physician orders dopamine to improve ventricular function. The nurse will know the medication is working if the client is एक पेशेंट जिसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है और इस पर्सन में हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर देखा जा रहा है। इस पेशेंट के लिए डॉक्टर द्वारा डोपामाइन सजेस्ट किया गया है। इस सिचुएशन में डोपामाइन ड्रग अपना इफेक्ट दिखा रही है। इसे कौन सी फाइंडिंग सपोर्ट करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर राइजेस, ऑप्शन बी blood pressure decreases, option C cardiac index falls, option D capillary wedge pressure increases। डोपामाइन ड्रग क्या करती है आपको सिंपली ये बताना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर क्लाइंट के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम ये मानेंगे कि डोपामाइन अपना इफेक्ट अच्छे से दिखा रही है। डोपामाइन पेशेंट को बहुत ही सुपरविजन के साथ देने वाली मेडिसिन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द वेट गेन, नोजिया एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। आपको बताना है कि नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन में आपको वेट गेन, नोजिया और यूरिन आउटपुट जैसी फाइंडिंग देखने को मिलेंगी। एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियोमायोपैथी, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। The right answer is option D। अगर क्लाइंट को राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो वहाँ पर वेट गेन, नोजिया और डिक्रीज यूरिन आउटपुट जैसी फाइंडिंग देखने को मिलेंगी। देखिएगा, जब भी किसी भी पर्सन के अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उस समय उस सिचुएशन में पर्सन की पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है उसका हार्ट तक प्रॉपर रिटर्न नहीं हो पाता और इसी कारण से हम देखते हैं कि किडनी तक ब्लड सप्लाई ना होने के कारण वहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता और पेशेंट में वेट गेन होने लगता है और मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंस बॉडी से बाहर नहीं जा पाते। इस कारण नोजिया भी होता है। साथ ही साथ नोजिया होने का एक कारण बढ़ा हुआ फ्लूइड का लेवल भी माना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर मोस्टली जो सिम्टम्स आएंगे वो लंग्स से रिलेटेड होंगे, लाइक कफिंग एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, the secretion of human chorionic gonadotropin by placenta is maximum during। आपको बताना है कि प्लेसेंटा से HCG का जो सिक्रीशन है वो मैक्सिमम किस समय होता है। लास्ट गैस्टेशन में, मिड गैस्टेशन में, इम्प्लांटेशन के दौरान या अर्ली गैस्टेशनल पीरियड में।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है ये प्रेगनेंसी की शुरुआत में यानी अर्ली गैस्टेशनल पीरियड में मैक्सिमम सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ वुमेन इन लेबर इज नोन एज, एक वुमेन जिसमें डिलीवरी हो रही है उस वुमेन को आप क्या कहेंगे? ग्रेविडा, पार्चुरिएंट, पैरा, परपेरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। लेबर के दौरान वुमेन को हम पार्चुरिएंट के नाम से जानते हैं, पार्चुरिएंट। क्वेश्चन नंबर 5, एट 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हाइट ऑफ यूट्रस इज, आपको बताना है 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर यूट्रस की हाइट यानी फंडस किस जगह पर लोकेटेड होता है? ऑप्शन ए, लेवल ऑफ अम्बिलिकस यानी नाभि के लेवल पर। ऑप्शन बी, मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस, सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच होता है। ऑप्शन सी, एंसिफॉर्म कार्टिलेज पर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर जो फंडस होता है वो मेनली सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन और अम्बिलिकस के बिल्कुल बीच में होता है, मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। फंडल हाइट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए इस पूरे टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें क्विकली रिवाइज कर लें। फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू द वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर 12 वीक्स यूट्रस इन पेल्विक कैविटी सो नॉट पाल्पेबल। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह के दौरान, पहले 12 सप्ताह के पीरियड में जो यूट्रस होता है वो पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाता है और इसे आप इस समय पाल्पेट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। एट 12 वीक्स यूट्रस फर्स्ट पाल्पेट एब्डोमिनली अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जैसे ही 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है, यूट्रस जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन से ऊपर की तरफ आ जाता है और अब इसे हम फील कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। एट 16 वीक्स बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस, इसे हमने अभी जाना था कि 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन और अम्बिलिकस यानी नाभि के बीच पाया जाता है फंडस। 22 वीक्स की प्रेगनेंसी पर अम्बिलिकस के लेवल पर पाया जाता है फंडस। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई हैं। याद रखिएगा, 16 सप्ताह पर तो है सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बिल्कुल बीच में और 22 सप्ताह पर है अम्बिलिकस के लेवल पर। 30 वीक्स बिटवीन अम्बिलिकस एंड जिफ स्टर्नम, 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी में जो फंडस है वो अम्बिलिकस और जिफ स्टर्नम जिफॉइड प्रोसेस के बीच में होता है। 36 वीक के गेस्टेशन पर जस्ट बिलो द जिफ स्टर्नम नियर सब कोस्टल आर्च। याद रखिएगा, हमारी जो स्टर्नम बोन का नीचे नुकीला तीखे वाला हिस्सा होता है इसे आप जिफ स्टर्नम बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस पार्ट बोलते हैं। 36 वीक की प्रेगनेंसी पर जो फंडस वाला हिस्सा है वो इसी एरिया पर पाया जाता है। एट 38 to 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एट जिफ स्टर्नम, और इसी समय लाइटनिंग होती है। देखिएगा, ये पर्सन की ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम बोन है। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर तो यहाँ पर था यूट्रस, लेकिन जैसे ही 38 या 40 वीक्स होते हैं हल्का सा यूट्रस
नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी बेबी जो होता है वो डिसेंड डाउन हो चुका है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जैसे ही ये शिफ्टिंग होती है, मदर को रेस्पिरेशन रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज हो रही थी उसमें हल्का सा रिलीफ फील होने लगता है, और इसी कंडीशन को हम लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 36 वीक की प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस बेबी हल्का सा डिसेंड डाउन होता है, जिसके कारण मदर में रेस्पिरेशन डिफिकल्टी रिलेटेड सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, और इसे ही हम लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। At 40 weeks of gestation, uterus again comes to the level of 32 weeks. It is called lightening. इसी प्रोसेस को एग्जैक्टली यहाँ बताया गया है कि 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी के नियर अराउंड जो यूट्रस होता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, इसे ही हम लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। If the head is floating, it is 32 weeks pregnancy. If head is engaged, it is 40 weeks pregnancy. याद रखिएगा, कंफ्यूजन ये होता है कि 32 वीक्स पर भी जो फंडस है वो आपको सेम लोकेशन पर मिलता है, और 40 वीक्स पर भी आपको सेम लोकेशन पर मिलता है। तो आप इन दोनों में से इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है या 40 वीक्स की प्रेगनेंसी है। याद रखिएगा, अगर फीटल हेड आपको एंगेज्ड मिले, जो पेल्विक में फिक्स्ड मिले, तो इस सिचुएशन से आप कहेंगे कि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी है, और यदि जो फीटल हेड है वो फ्लोटिंग हो तो इस सिचुएशन के बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि ये 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, At 8 weeks of gestation, the uterus looks like. 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर यूट्रस कैसा दिखाई देता है? स्मॉल अनराइप पियर, लार्ज ऑरेंज, साइज ऑफ अ ग्रेप फ्रूट, क्रिकेट बॉल। The right answer is option B. It is large orange. याद रखिएगा, 8 वीक्स के गेस्टेशन पर यूट्रस जो है लार्ज ऑरेंज लाइक शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। आपको बताना है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एडिमा, हेपेटिक फेलियर या पॉलीयूरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसे डिस्कस किया था कि अगर किसी क्लाइंट के अंदर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो वहाँ पर आने वाले सारे सिम्टम्स मोस्टली लंग्स से रिलेटेड हैं, और इन चारों ऑप्शंस में से लंग्स से रिलेटेड सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी पर्सन इजीली सांस नहीं ले पा रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। आपको इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी है वो है ये आखिरी वर्ड। अगर आपने जल्दबाजी में इसे मिस किया तो आपका एक नंबर मिस हो जाएगा। तो याद रखें, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन का कौन सा मेथड नहीं है। अस्कल्टेशन, हिस्ट्री टेकिंग, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन। The right answer is ऑप्शन बी। अस्कल्टेशन का मतलब होता है स्टेथोस्कोप से बॉडी के अंदर कोई भी साउंड सुनना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है बॉडी को विजुअलाइज करना, और पाल्पेशन का मतलब होता है बॉडी को टच करके दबाकर फील करना। ये सभी फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान यूज़ किए जाने वाले मेथड हैं
जबकि हिस्ट्री टेकिंग जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। फिजिकल एग्जामिनेशन शब्द से ही आपको पता चल रहा है पेशेंट की बॉडी का एग्जामिनेशन करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is correct procedure to follow when collecting midstream urine? अगर आपको किसी क्लाइंट के अंदर यूरिन सैंपल लेना है तो कोशिश ये की जाती है कि मिड स्ट्रीम से ही सैंपल को लें, और मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल को लेने के लिए कौन सा करेक्ट प्रोसीजर है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, वॉइड डायरेक्टली इनटू द कंटेनर, पेशेंट से हम कहेंगे कि वो डायरेक्टली कंटेनर में वॉइड करें। ऑप्शन बी, क्लीन द पेरिनियल एरिया ओनली आफ्टर द स्पेसिमेन हैज़ बीन कलेक्टेड, हम पेशेंट से कहेंगे कि उसका जो पेरिनियल एरिया है उसे स्पेसिमेन लेने के बाद में कलेक्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। ऑप्शन सी कहता है स्टार्ट वॉइडिंग, स्टॉप, प्लेस द स्पेसिमेन कंटेनर, कंटिन्यू टू वॉइड, हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप जब वॉइडिंग करें तो स्टार्ट का यूरिन तो थ्रो करें, लेकिन उसके बाद जो बीच का यूरिन है उसे कंटेनर में इकट्ठा करें, या फिर वॉइड इनटू द स्पेसिमेन हैट, आपको पेशेंट को कहना है कि स्पेसिमेन हैट में वॉइड करे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन करने का सबसे सही तरीका है कि आप पेशेंट से कहेंगे कि शुरुआती जो यूरिन है उसे तो आप बाहर गिरा दें, उसके बाद रुकें, अब आप कंटेनर के अंदर यूरिन पास करें और उसे सैंपल के लिए लेकर आएं। तो मिड स्ट्रीम से यूरिन सैंपल कलेक्शन करने के लिए ऑप्शन सी सही तरीका माना जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ नर्स हैज़ रिव्यूड द अपर आर्म ब्लड प्रेशर results for multiple children between the age of 3 to 5 years. Which BP reading should the nurse evaluate as being a normal BP for this age group? 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों का ब्लड प्रेशर चेक करते समय आपने कौन सी रीडिंग को बिल्कुल सही पाया है? ऑप्शन ए 96/42, 101/57, 112/76, 115/78। 3 से 5 साल के उम्र वाले बच्चों में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कौन सा है ये आपको बताना है। अडल्ट के अंदर तो आप सभी जानते हैं 120/80 mm of Hg इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, याद रखिएगा 101/57, 101/57 mm of Hg, दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 years। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर जो बीपी बताया गया है 96/42, ये 1 से 2 साल के बच्चों के लिए नॉर्मल माना जाता है। ऑप्शन बी का जो बीपी बताया गया है वो है 3 से 4 साल के बच्चों का नॉर्मल बीपी, जो कि हमारा आंसर भी है। ऑप्शन सी और डी के अंदर जो बीपी बताया गया है वो 8 साल से ऊपर के एज के बच्चों के लिए सही बीपी माना जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हेल्पर सेल बिलोंग्स टू, हेल्पर सेल किससे संबंधित हैं? मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, टी सेल्स या फिर मैक्रोसाइट्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हेल्पर सेल्स जो हैं टी सेल्स से संबंधित हैं। आइए इसके बारे में और जान लें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम में इन्हें कई बार पूछा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए।
T lymphocytes are involved in the formation of cellular or cell mediated immunity. जो T lymphocytes हैं वो मुख्य रूप से सेल्यूलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है. B lymphocytes produce immunoglobulin और antibodies are responsible for humoral और antibody mediated immunity. याद रखिएगा, आपसे ये अक्सर पूछा जाता है कि बी लिम्फोसाइट्स किस प्रकार की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप बताएंगे ये ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी से के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा ही एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है. Appropriate time duration to assess pulse is. अगर किसी क्लाइंट में आपको पल्स का असेसमेंट करना है तो उसके लिए आपको कितने समय तक इसे असेस करना चाहिए? 15 seconds, 30 seconds, 45 seconds and 1 minute complete. The right answer is option D. याद रखिएगा, आपको पल्स का असेसमेंट पूरे 1 मिनट तक करना चाहिए. Question number 14. The pulse assessed from the neck to the side of windpipe is called as. आपको बताना है कि पेशेंट के नेक वाले एरिया में विंड पाइप यानी ट्रैकिया के बगल में जो पल्स आप महसूस करते हैं उसे आप किस नाम से जानते हैं? ब्रेकियल, कैरोटिड, नकल, पॉप्लीटियल. The right answer is option B. याद रखिएगा, कैरोटिड पल्स आपको नेक वाले एरिया में फील होती है. Question number 15. All the following are positive signs of pregnancy except. आपको बताना है इन चारों में से प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन कौन सा नहीं है? क्विकनिंग, fetal heart sound, movement of fetus, amenorrhea. The right answer is option D. Amenorrhea का मतलब होता है absence of menstrual bleeding. This is not a positive sign of pregnancy. Positive sign or confirmed sign of pregnancy are, देखिएगा, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी वह साइंस होते हैं जिनसे ये पता चले कि रियली वुमेन प्रेग्नेंट है. डायग्नोसिस द एब्सोल्यूट प्रेगनेंसी, और इसके अंदर आपको एक्टिव फीटल मूवमेंट इंक्लूड करते हैं जिसे आप क्विकनिंग के रूप में भी जानते हैं. क्विकनिंग क्या है? मदर को 18 से 20 वीक के गेस्टेशनल एज पर फीटस की मूवमेंट फील होती है. दिस इज कॉल्ड क्विकनिंग. अस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, बच्चे का हार्ट साउंड सुनाई देना भी पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी में इंक्लूड किया जाता है. प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इन यूरिन एंड सीरम, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइडेटी फॉर्म मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा. यूरिन और सीरम में HCG हार्मोन की प्रेजेंस भी प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है. और शुरुआती दौर में जब हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो मदर के यूरिन के अंदर इसी HCG को डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी है या नहीं इसे कंफर्म किया जाता है. इसके साथ ही जो HCG का लेवल है हाइडेटिडिफॉर्म मोल और कोरियोकार्सिनोमा कंडीशन में भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन नंबर 17. अ प्रेग्नेंट वुमेन विजिट हॉस्पिटल with hemoglobin less than 8 gram per dl just 7 days before delivery. The ideal treatment is. एक वुमेन जिसमें 7 दिन बाद डिलीवरी होने वाली है और इस वुमेन का हीमोग्लोबिन आप चेक करते हैं तो वो 8 ग्राम पर डीएल मिलता है.
इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओरल आयरन टैबलेट्स, डिवॉर्मिंग द मदर, इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अराउंड 7 होता है तो यहाँ पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रेफरेंस देते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 18. वैल्यू ऑफ हियरिंग द फीटल हार्ट इज ऑल टू नो अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट. किसी बच्चे के हार्ट साउंड को सुनकर आप किस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये आपको बताना है. पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रूफ दैट फीटस इज अलाइव, हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन, प्लेसेंटा प्रेविया. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. याद रखिएगा, प्लेसेंटा प्रेविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो एबनॉर्मल लोकेशन पर इम्प्लांट होता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल ओपनिंग या सर्वाइकल ओएस जो है वो पार्शियली या कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है, और इसे आप फीटल हार्ट साउंड को सुनकर डायग्नोज नहीं कर सकते. इसके डायग्नोसिस के लिए दूसरे मेथड इस्तेमाल करने होते हैं. साथ ही साथ प्लेसेंटा प्रेविया कंडीशन के अंदर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है. अगर बच्चे की हार्ट रेट सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वुमेन इज़ प्रेग्नेंट. अगर बच्चा जीवित है तो उसकी हार्ट रेट सुनाई देती है, अगर जीवित नहीं है तो हार्ट रेट नहीं होगी. ये बिल्कुल सही बात है. इसके अलावा हम बच्चे की जो हार्ट रेट है, हार्ट साउंड है, वो मदर के एब्डोमेन एरिया में किस जगह पर ज़्यादा तेज सुनाई दे रहे हैं, इसे सुनकर बच्चे की प्रेजेंटेशन और पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं. अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान जो अम्बिलिकस वाला हिस्सा है मदर का, उसके आसपास यदि आपको हाई साउंड सुनाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है बटक्स प्रेजेंटेशन में है, यानी उसके बटक फर्स्ट प्रेजेंटेड हैं और उसका जो हार्ट है वो अम्बिलिकस के आसपास है. और अगर बच्चे का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो हार्ट साउंड उसको अम्बिलिकल एरिया से नीचे तेज सुनाई देते हैं. तो तीनों ही पॉइंट्स करेक्ट हैं एक्सेप्ट डी. क्वेश्चन नंबर 19. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वॉल्यूम ऑफ टाइडल एयर इंक्रीजेज बिकॉज देयर इज. देखिएगा, सबसे पहले तो ये बता दें कि टाइडल वॉल्यूम या टाइडल एयर क्या है. जब कोई पर्सन बिल्कुल रिलैक्स मोड में, शांत अवस्था में एक बार में कितनी गैस को इन कर रहा है और आउट कर रहा है, ये गैस का अमाउंट, एयर का अमाउंट टाइडल वॉल्यूम कहलाता है. अब प्रेगनेंसी के दौरान टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको सेलेक्ट करना है. एंड इंक्रीज इन टोटल ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है. इंक्रीज एक्सपेंशन ऑफ द लोअर रिब्स, लोअर रिब्स का एक्सपेंशन बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, इस कारण से टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है. इट रिलेट इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द रिब केज, ये हाइट ऑफ रिब केज के बढ़ने से संबंधित है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. प्रेगनेंसी के दौरान जो लोअर रिब्स होती हैं उनमें एक्सपेंशन होने के कारण जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ पर स्पेस बढ़ जाता है और लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड हो पाते हैं, इस कारण से जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है. इसके एग्जैक्टली अगर पूछा जाए कि प्रेगनेंसी के दौरान टाइडल वॉल्यूम क्यों बढ़ता है तो दो बड़े कारण होते हैं. आइए दोनों के बारे में बात करें. सबसे पहला कारण है अ स्टेट ऑफ हाइपर वेंटिलेशन एंड डिक्रीज पल्मोनरी रेसिस्टेंस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम. प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन के शरीर में
प्रोजेस्टेरोन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी वजह से जो पल्मोनरी रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि हाइपर वेंटिलेशन स्टेट के कारण वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा एयर एक्सचेंज करना चाहती है, CO2 को बाहर निकालना चाहती है। इस वजह से भी यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सब कोस्टल एंगल और ट्रांसवर्स डायमीटर है चेस्ट का वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयर का इन और आउट मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है। इस कारण से भी जो टाइडल वॉल्यूम है इंक्रीज्ड मिलता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 20, सार्क वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ। आपको बताना है कि साल्क जो वैक्सीन है वो किस डिजीज से प्रिवेंशन करता है। मीजल्स, पोलियो, मम्स, रेबीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, साल्क और सैबीन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोलियो के लिए वैक्सीन बनाया था। जो सैबीन वैक्सीन है ये लाइव टाइप का वैक्सीन होता है, ओरल रूट से दिया जाता है, जबकि जो सैबीन वैक्सीन है उसे हम पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एजेप्टी मॉस्किटो, फीमेल एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ट्रांसमिट द मलेरिया डिजीज। Question number 22. The client is admitted following repair of fractured femur with cast application. Which nursing assessment should be reported to doctor? एक पेशेंट जिसमें फीमर बोन फ्रैक्चर हुई है और इस पर्सन को कास्ट लगाया गया है, प्लास्टर लगाया गया है। अब इस पेशेंट में कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर हम तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे? पेन, warm toes, pedal pulse rapid, paresthesia of the toe. The right answer is option D. अगर क्लाइंट में पैरेस्थीसिया फील होता है तो ये कंडीशन डॉक्टर को रिपोर्ट करने वाली है। एग्जैक्टली ऐसा होने पर हमें अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं क्लाइंट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो डेवलप नहीं हो गया। याद रखिएगा, पैरेस्थीसिया इज अ सेंसेशन दैट इज नॉट नॉर्मल। इट माइट इंडिकेट द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होने के बाद जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं उस दौरान यदि कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाए तो पेशेंट में पैरेस्थीसिया देखने को मिलता है। इट इज़ अ एबनॉर्मल सेंसेशन। At this time, pain beneath the cast is normal, so option A is incorrect. जब पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है और आपने उस पर प्लास्टर कास्ट लगाया है तो अगर पेशेंट को पेन होता है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। द क्लाइंट्स टो शुड बी वार्म टू टच एंड पल्सेस शुड बी प्रेजेंट। हमेशा प्लास्टर कास्ट के बाद जो पर्सन के टो हैं वो हमेशा आपको वार्म मिलने चाहिए और पल्स देयर होनी चाहिए। अगर किसी भी कारण से पल्स प्रेजेंट नहीं है और पेशेंट की एक्सट्रीमिटी और टोज ठंडे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। उस सिचुएशन में आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज आंसर बी एंड सी आर द नॉर्मल फाइंडिंग्स, सो दीज आंसर्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी और सी के अंदर बताया गया है वार्म टो की प्रेजेंट और पीडल पल्स रैपिड होना, सो ये दोनों ही आंसर नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर 23, विच वुड बी एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ डाई विथ कार्डियक कैथेटराइजेशन। जब किसी पर्सन के अंदर आप कार्डियक कैथेटर के थ्रू डाई इंजेक्ट करते हैं तो उसे कौन सा सेंसेशन हो तो आप उसे नॉर्मल मानेंगे? कोल्ड एक्सट्रीमिटी, डिस्टेंट टू द इंजेक्शन साइट,
warm in the extremity, extreme chest pain, itching in the extremity. The right answer is option B. देखिएगा, जब भी किसी पर्सन में कार्डियक कैथेटराइजेशन किया गया हो और आप डाई इंजेक्ट कर रहे हो, तो डाई जैसे ही आप इंजेक्ट करेंगे, पर्सन को जिस जिस हिस्से में डाई पहुंचती है वहां पर गर्म महसूस होता है, वार्मथ फील होता है। अगर क्लाइंट को कोल्ड एक्सट्रीमिटी फील हो रही है, ठंडा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट में सर्कुलेशन इम्पेयर है, इट इज़ नॉट नॉर्मल। इसके अलावा चेस्ट पेन अगर लगातार है, एक्सट्रीम लेवल का है, बहुत ज़्यादा है, तो ये पेशेंट में एमआई की प्रेजेंस को बताता है। और डाई इंजेक्ट करते ही पेशेंट को इचिंग होने लगती है, तो इसका मतलब है पेशेंट में इस डाई के लिए एलर्जी है, हमें प्रोसीजर को रोकना होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।